नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक में आपका स्वागत है और मैं हूं रौनक पारिक। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की राजनीति पर। क्या राजस्थान की राजनीति इस समय चल रही है, इस पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट, हमारे एडिटर विशाल सूर्यकांत शर्मा। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर राजस्थान की राजनीति इस समय किस मोड़ पर है। विशाल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और सीधा सवाल मेरा ये है कि राजस्थान की राजनीति है इस समय किस मुहाने पर है? शुक्रिया रौनक। राजस्थान की राजनीति में पल-पल अब वो दौर आ गया है जब आपको रोज़ कुछ न कुछ नई खबरें आएँगी। नेताओं के दौरे हैं, वो लगातार हम बता रहे हैं कि कहाँ कौन नेता किस जगह पे दौरा कर रहा है, क्या कुछ घटनाक्रम चल रहे हैं। लेकिन इनसाइड भी क्या चल रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के गलियारों में इस वक़्त ये मंथन है वो चल रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का जो ये खींचतान है, रस्साकशी है, इसका क्या हो? इसको लेकर आम कार्यकर्ता से लेके आलाकमान के तमाम नेता हैं, वो माथा खपा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जीती-जिताई पार्टी है हमारी, सरकार में है, लेकिन आपस में तालमेल बैठ नहीं पा रहा है, रंधावा भी कुछ कमाल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस का आने वाले वक़्त में क्या होगा? अब मुद्दा ये है कि कांग्रेस है वो क्या अशोक गहलोत को पूरी तरह से फ्री हैंड देने के मूड में है आलाकमान। जिस तरह से वो लगातार एक तरह से उन्होंने एक स्टैंड ले लिया है अशोक गहलोत ने कि अगर अगली बार का चुनाव है, आपको लड़ना है, जीतना है, तो संकेत साफ है कि आप सब कुछ मेरे पे छोड़ दीजिए और चाहे बजट का मामला हो, चाहे मशीनरी प्रशासनिक है, उसको चुस्त-दुरुस्त करने का मामला हो या फिर आला कमान से नज़दीकी का मामला हो या आला कमान के ऊपर आ रहे संकट को टालने का मामला हो। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ राहुल गांधी के मामले का। अ, इन तमाम जगहों पे फ्रंट फुट पे अशोक गहलोत एक तरह से आ रहे हैं और साफ तौर पर ये संकेत दे रहे हैं कि मेरा विकल्प राजस्थान में नहीं है, आला कमान है, इसको खोजने की कोशिश उसको करने की ज़रूरत नहीं है। उनके तमाम जो मैसेजेज़ हैं एक्ट है उनसे ये मैसेज निकल कर आ रहा है। अब मुद्दा ये है कि सचिन पायलट है वो क्या उनका रुख होगा? सचिन पायलट क्या करेंगे या सचिन पायलट के साथ में आला कमान क्या करेगा? इसकी चर्चा हमने कल की है कि सचिन पायलट के साथ में के पास में विकल्प क्या है? इसकी वीडियो लगातार तमाम जो बड़ी तादाद में हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने देखा है, उस पर कमेंट किए, अपनी राय दी है। इसी तरह जुड़े रहिए इस टॉपिक के साथ भी। आज के ट्रेंडिंग टॉपिक के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि अशोक गहलोत को क्या आलाकमान पूरी छूट दे सकता है? फिलहाल प्रदेश में लेकिन विशाल बात करें, प्रदेश में जिस तरीके से काम लगातार हो रहे हैं, लगातार गहलोत समर्थक हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत जो काम प्रदेश में इस समय कर रहे हैं, उसे देखते हुए जो चेहरा कांग्रेस आलाकमान सोच रहा है, वो उन्हीं का हो सकता है। देखिए, कांग्रेस एक बात तो मैं बता दूँ, कांग्रेस है वो कभी भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने रख के चुनाव नहीं लड़ेगी राजस्थान के अंदर, क्योंकि उसे पता है कि सचिन पायलट भले ही कम असर रखते हों, लेकिन असर तो रखते हैं। हुँ। उनके समर्थकों की तादाद कम नहीं है। जिस तरह से हमारी डिबेट्स में हमारी जो चर्चाएँ होती हैं, उसमें सोशल मीडिया पे रिएक्शन आता है, तो उसे बताता है कि सचिन पायलट के जो समर्थक हैं या उनके जो चाहने वाले हैं, उनकी फ़ौज कम नहीं है। उधर अशोक गहलोत के समर्थक हैं, वो इस बात को जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज की स्थिति में आलाकमान के पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं है और खुद ये कोई टकराव की राजनीति नहीं है। ये एक तरह से विशेषता की राजनीति है। समर्थकों को मालूम है, अशोक गहलोत को मालूम है कि उनकी विशेषता ये है कि आज वो आलाकमान के विश्वस्त भी बने हुए हैं। जो राजस्थान की जनता है, उनके चहेते भी बने हुए हैं और प्रशासनिक मशीनरी भी उनके मुताबिक काम कर रही है। विधायक हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो विधायक जो चाहते तो कब का से विधायक दल की बैठक हो जाती और वो चाहते तो सत्ता परिवर्तन हो जाता। कांग्रेस के अंदर गहलोत की जगह दूसरा चेहरा हो जाता, लेकिन तमाम विधायकों ने, बहुसंख्यक विधायकों ने ये चाहा कि ये बदलाव ना हो और उन्होंने
वो अपनी बात पर अडिग रहे और आला कमान है, वो सीएलपी की मीटिंग नहीं कर पाया। तो साफ तौर पर तय है कि पूरी जो विधायक दल है, वो अशोक गहलोत के साथ में है, तो दूसरा कोई विकल्प है, वो तो मुझे नहीं लगता कि इस पर आला कमान अभी सोच रहा है कोई बहुत बड़ी बात। लेकिन हाँ, अगला जो चुनाव है, उसके अंदर कोई चेहरा देने की बजाय फ्री हैंड कांग्रेस के अंदर एक हमेशा से विषय रहा है। सरकार चलाना एक बात है, संगठन चलाना एक बात है, लेकिन जब चुनावी राजनीति के अंदर ये पूरा घटनाक्रम जाता है कांग्रेस के अंदर, तो कांग्रेस और बीजेपी में एक बुनियादी फ़र्क नज़र आता है रौनक। बीजेपी सीएलपी लीडर चुन लेती है, विधायक दल का नेता चुन लेती है, इसके बाद सब कुछ उनके ऊपर निर्भर हो जाता है। सीएलपी लीडर के खिलाफ कुछ बोलना यानी भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व के फैसले को चुनौती देना। हमने देखा हरियाणा के अंदर आउट ऑफ द वे मनोहर लाल खट्टर हैं, उनको बना दिया गया। शिवराज चौहान को मध्य प्रदेश में बना दिया, उत्तर प्रदेश में योगी को बना दिया। उनके सामने कोई 5 साल में कोई बड़ी चुनौती नहीं है, जिसको कोई संतुलन साधने की ज़रूरत हो। उसके उलट राजस्थान के अंदर क्या होता है कि कांग्रेस ख़ास तौर से अपनी राजनीति के अंदर सत्ता के 2 ध्रुव बनाकर चलती है। कल भी हमने कहा था, तमाम व्यूअर को याद होगा। लेकिन ये जो सत्ता के दोनों ध्रुव हैं, ये पूरे 5 साल एक्टिव रहते हैं। सीएलपी लीडर बनने के बाद में अशोक गहलोत को वो छूट नहीं है, जितना भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी नेता को सीएलपी लीडर बनने के बाद में, मुख्यमंत्री बनने के बाद में मिलती है। अब ये जो होड़, ये जो प्रतिस्पर्धा है 5 साल चलती है और टिकट वितरण का जब मामला होता है, तब और ज़्यादा गंभीर हो जाती है उसमें क्योंकि कई फैक्टर जुड़ जाते हैं। कार्यकर्ता जयपुर से लेकर दिल्ली तक हमने देखा है, मीडिया के दफ्तरों तक, पत्रकारों से लेकर सीआईडी तक, अलग-अलग उनके सोर्सेज़ हैं, वहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं और ये पता लगाते हैं कि हमारा जो बायोडाटा है, वो नेता तक कैसे पहुँचेगा प्रभावी तरीके से और कैसे हमको टिकट मिलेगा। वो रास्ते खोजते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में रास्ते खोजने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ उनको पता है कि एक्स पर्सन है, वो हमारा काम करेगा। वहाँ तक वो फरियाद लगाते हैं, वो काम होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। लेकिन कांग्रेस के अंदर है, वो विकल्प कई खुले रखते हैं। इससे आलाकमान को ये फ़ायदा तो है कि तमाम जो नेताओं की फ़ौज है, वो इंटैक्ट रहती है, कांग्रेस के प्रति लॉयल रहती है, जुड़ी रहती है, आशाएँ वो किसी की नहीं तोड़ते, लेकिन भ्रम की स्थितियाँ भी उतनी ही बनती हैं। लेकिन विशाल कहा जाता है कि भ्रम की स्थिति जहाँ होती है, वहाँ पर क्लीयरेंस चीज़ें मिलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। देखिए, राजनीति के अंदर भ्रम की स्थिति कुछ हद तक फ़ायदेमंद है। राजनीति सही या गलत पे नहीं होती है या हाँ या ना के जवाब में नहीं होती। वक़्त बहुत चीज़ें हैं, राजनीति के अंदर तय करता है और कांग्रेस है, वो मुझे लगता है वक़्त के ऊपर ज़्यादा ही निर्भर है। उनको लगता है कि शायद वक़्त आएगा तो सब चीज़ें एक हो जाएँगी, जब वक़्त आएगा तो सरकार बन जाएगी, जब वक़्त आ जाएगा तो चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी है, वो वक़्त से आगे चलने की बात करती है। तो संगठन के लिहाज से दोनों में ये बुनियादी फ़र्क है और इसीलिए जब हम बुनियादी सवाल पर आते हैं कि क्या कांग्रेस है, वो इस बार किसी को चेहरा बनाएगी? मुझे नहीं लगता कि कोई चेहरा बनाएगी। फ्री हैंड की बात अशोक गहलोत कर रहे हैं। बीते कई साल दशकों की उनकी राजनीति में सबसे ज़्यादा मुखर हैं अशोक गहलोत इस बार कि उनको एक तरह से फ्री हैंड मिले। वो माँग नहीं रहे, वो अपने काम से बता रहे हैं कि मेरे को फ्री हैंड आप दे दीजिए, फिर सत्ता की वापसी भी करवा देंगे, बहुमत की बात भी कर देंगे और कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की बात भी कर लेंगे। मेरा जो सवाल अभी का है वो थोड़ा-सा मुद्दे से हट कर के जैसे आपने बताया कि बीजेपी समय से आगे की सोचती है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस को भी अब उस वर्किंग स्टाइल को अपना लेना चाहिए कि वो समय से वो भी थोड़ा आगे की सोचे क्योंकि समय पर हर बार छोड़ना सही नहीं हो पाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नए नेता बनाती है, कांग्रेस को नेता चलाते हैं। स्थापित नेता चला रहे हैं, उसमें नई पीढ़ी स्ट्रगल करती है उस जगह को हासिल करने की लेकिन उसमें कई उसके अंदर पेच हैं। उस पेच के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उलझ के अपनी पतंग कटवा चुके हैं कांग्रेस में, मिलिंद देवड़ा अपनी पतंग कटवा चुके हैं। कई जो नेता हैं अभी ए.के. एंटनी के जो बेटे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो आप समझ सकते हैं कितने कद्दावर नेता हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं, उनकी खुद की कांग्रेस के अंदर नहीं चली। तो कांग्रेस में नेताओं की इतनी बड़ी फ़ौज है कि उसके अंदर संतुलन साधना ही अपने आप में अलग राजनीति है। देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति अलग है। कांग्रेस के अंदर संतुलन नेताओं में साधने की राजनीति है, उसकी मशक्कत है, वो बिल्कुल अलग है और कैसे संतुलन साधा जाए, ये आला कमान है वो चीज़ें तय करता है क्योंकि
इसको बिखेरा भी उस रूप में आलाकमान की तरफ से ही गया है कि सत्ता के कई ध्रुव हो जाएँगे, कई केंद्र हो जाएँगे। अब उनके बीच में संतुलन साधेंगे, तो कौन किस नेता को कब ऊपर लेना है, किसको नीचे लेना है, ये लोग हम तय करेंगे। लेकिन वक़्त के साथ क्या हुआ है कि आलाकमान का नेतृत्व है, उसके आलाकमान की जो भी टीम है, या तो वो अनुभवी आदमी रहे नहीं कांग्रेस के अंदर, तो हुआ ये कि आलाकमान का जो थिंक टैंक है, वो वैचारिक रूप से या रणनीतिक रूप से थोड़ा-सा कमज़ोर हुआ है। और क्षेत्रीय जो लीडर हुए हैं, चाहे वो राजस्थान के अंदर गहलोत हों, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हों, चाहे अलग-अलग जगहों पे हों, वो क्षेत्रीय नेतृत्व अनुभवी है। तो आप सोचिए क्षेत्रीय स्तर पे अनुभवी नेता और आलाकमान के स्तर पर बिल्कुल नए आदमी या उतना अनुभवी नहीं, जैसे अजय माकन के मामले हमने देखा राजस्थान में। अजय माकन के ऊपर राजस्थान की ज़िम्मेदारी, दोनों कद्दावर नेताओं को सँभालने की ज़िम्मेदारी, संतुलन साध नहीं पाए। आखिरकार उनकी हम कहें कि अपमानजनक एक तरह से विदाई हुई राजस्थान से। वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए, उसका खामियाज़ा उन्होंने भुगता। ऐसे कई नेता हैं, प्रदेश प्रभारी बनकर आए हैं राजस्थान में। सबसे टफ़ेस्ट अगर स्टेट है कांग्रेस के लिहाज से, वो राजस्थान है, संगठन के लिहाज से। यहाँ जो प्रभारी बनकर आया है, वो निर्विवाद रूप से चला गया हो, ऐसी मुझे कोई तस्वीर है, वो दिखती नहीं है। हाँ, मुकुल वासनिक बहुत लंबे समय तक यहाँ पर रहे। वो चतुर राजनीतिज्ञ हैं, वो संतुलन साधते रहे। इसके अलावा गुरुदास कामत आए, अविनाश पांडे आए, अजय माकन आए और अब रंधावा जी को हम देख रहे हैं। तो 3-4 महासचिवों को तो मैंने अब नज़दीक से उनकी कार्यशैली को देखा है। तो मुझे लगता है कि परिपक्व जो प्रभारी है, वो उसका अभी भी इंतज़ार है। रंधावा जी नो डाउट कि उनकी राजनीतिक पारी इतनी लंबी है और पंजाब के अंदर तो वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली राजस्थान की राजनीति में जिस वक़्त वो आए हैं, तब तो एक तो ये कि दोनों के बीच में तनाव का तनाव। बिल्कुल चरम है, जिसमें आलाकमान भी बेबस है, तो वहाँ रंधावा जी आके क्या कर लेंगे? बिल्कुल। तो इस तनाव को कैसे कमतर करने से ज़्यादा रंधावा का फ़ोकस उस पर है कि कैसे कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के विधायकों को डिसिप्लिन के अंदर रखा जाए। अब रंधावा के पास में एक मौका है कि भई ठीक है, वो मान कर चलें कि भई कांग्रेस की 50 से 60 टिकटें वो बदलेंगे, ताकि जो विधायक दल का जो चेहरा बन गया है अभी राजस्थान के अंदर, कुछ है गहलोत के पास है, कुछ पायलट के साथ में, उस चेहरे को बदला दिया जाए। ऐसे विधायक, ऐसे चेहरे लाएँ जो केवल आला-कमान का गुणगान करें, आला-कमान की बात करें। मतलब कुल मिला के आलाकमान की जय वो बोलें। ठीक है, एक मुद्दा में मिल चुका है कि प्रदेश और देश की राजनीति के अलावा कांग्रेस की राजनीति कैसी होगी, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले फिर से मुद्दे पर आते हैं कि प्रदेश में राजनीति का स्तर किस जगह है। ये तो हमने बात करी कांग्रेस की, अब हम बात करते हैं बीजेपी की। कि आखिर बीजेपी के अंदर बीजेपी अध्यक्ष जो भी नए बने हैं, सीपी जोशी, उनकी रणनीति क्या है? आगे वो किस तरीके से काम है वो करेगी बीजेपी? बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी बनने के बाद में कल भी मैंने कहा था कि तमाम जो कार्यकर्ता धड़े अलग-अलग धड़ों में बँटे हुए थे नेता, वो अपने-अपने बैरक में चले गए। ऐसे में अब सीपी जोशी किस तरह से पारी को सँवारते हैं, ये लोग देख रहे हैं। सीपी जोशी सांसद हैं चित्तौड़ के, राजस्थान की राजनीति के अंदर उन्होंने उस जगह से अपनी पारी की शुरुआत की है, जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए अब तक दुखती रख थी और अब कांग्रेस के लिए बनने वाली है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, वो उस क्षेत्र में जा रहे हैं जयपुर परकोटा में। जयपुर परकोटा क्षेत्र है, वो एक वक़्त में जनसंघ का गढ़ था। अटल भैरों सिंह शेखावत और तमाम जो नेता हैं उस वक़्त के, अटल जी, आडवाणी जी, इन तमाम लोगों की गतिविधियों का केंद्र जयपुर परकोटा हुआ करता था। आरएसएस का गढ़, संघ का गढ़, पुराने तमाम जो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से प्रादुर्भाव अगर हुआ जनसंघ और बीजेपी का, उसमें राजस्थान की बड़ी भूमिका रही और उस भूमिका को रचने वाला जो केंद्र है, वो जयपुर परकोटा है। भंवरलाल शर्मा यहाँ पर हुए भारतीय जनता पार्टी की, गिरधारी लाल भार्गव, जिसका पूछे न कोई हाल उसके संग गिरधारी लाल, ये नारा लगता था जब गिरधारी भार्गव यहाँ पर थे और एक छत्र उन्होंने राज किया। उनको जब तक जीवित रहे, वो उनको हराना अपने आप में चुनौती रही। मुद्दा ये है कि उनके जाने के बाद, इस विरासत के जाने के बाद में महेश जोशी, अमीन खान, अमीन कागज़ी, ये तमाम लोग ऐसे आए, उन्होंने कांग्रेस की विरासत को वहाँ पे घुसाया उस परकोटे के अंदर और आज देखिए बीजेपी के साथ चुनौती ये है कि जयपुर हेरिटेज जो नगर निगम है, उसके अंदर मैक्सिमम पार्षद हैं,
वो कांग्रेस के हैं, विधा वहाँ पे कांग्रेस का पार्षद दल बोर्ड है, वो एक तरह से बना है। तो भारतीय जनता पार्टी की मन में हमेशा इस बात की पीड़ा रहेगी, सतीश पूनिया के मन में पीड़ा रहेगी कि उनके कार्यकाल में वो जयपुर का जो पुराना गढ़ है परकोटा, वो उनके हाथ से छिन गया। नगर निगम भी नहीं है, विधायक भी वहाँ पर 2 किशन पोल है या हवा महल है, उसके अंदर उनकी पार्टी है वो हारी और कांग्रेस ने वहाँ पर जीत हासिल कर ली। तो अब सीपी जोशी ने बहुत इमोशनल इश्यू चुना है, परकोटे को चुना है और मुद्दा बहुत रिलेवेंट आया है, वो है जयपुर बम धमाके के विक्टिम्स हैं, उनसे मिला जाए। ये एक ऐसा पहलू है जिसकी काट अभी कांग्रेस के पास नहीं है, महेश जोशी के पास भी नहीं है, अमीन कागज़ी उनके पास भी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो जयपुर के सेंटिमेंट्स को कुरेदता है। बम धमाके के आरोपियों को इस चुनावी साल के अंदर उनका बरी हो जाना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा डैमेज है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के लोग तमाम इस पर अभी उस रूप में सोच पा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने न केवल इस मुद्दे को पकड़ा है, उस पे एक्ट भी शुरू कर दिया है। सोचिए एक पार्टी का प्रेसिडेंट, नवनियुक्त प्रेसिडेंट, वो कौन-सा मुद्दा उठाएगा, इस पे पार्टी की रणनीति और राजनीति तय होती है। और उन्होंने मुद्दा बहुत मुफ़ीद चुना है इस वक़्त जयपुर बम धमाके के पीड़ितों का और वो वहाँ पर जाकर जिस तरह से लोगों से संपर्क कर रहे हैं, कल भी उन्होंने किया था, आज भी किया, वो ये बताता है कि वो किस शैली से काम करने के मूड में है या भारतीय जनता पार्टी चुनावी साल के अंदर किन मुद्दों को हवा देने जा रही है राजस्थान के अंदर और इसकी काट कांग्रेस के पास क्या है, ये बिल्कुल कांग्रेस के पास कोई इस तरह का थिंक टैंक नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई विचारधारा उस रूप में नहीं है जो कांग्रेस की बात को पहुँचे और कांग्रेस के नेताओं के बम धमाके के आरोपी के छूट जाने के बाद में कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी नहीं आए हैं। हमेशा बैकफुट पे रहे, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो, महेश जोशी हो, कोई ऐसा उनका लाउड उनकी वॉइस है वो सुनाई नहीं दी। ये बात सही है कि ठीक है, आपने कार्रवाई कर दी और एजी को हटा दिया, महाधिवक्ता को हटा दिया। लेकिन अभी तक तो ये पॉलिटिकल डोमेन में ये माना जा रहा है कि ये लकीर पीटने वाला मामला है। चुनावी साल में ये नहीं होने देना चाहिए था। उसकी ज़िम्मेदारी महेश जोशी की भी थी, पठान की भी थी, अमीन खान की भी थी और साथ में पूरी सरकार की थी, गहलोत सरकार की। मतलब कहा जाए कि पूरी तरीके से ये लूपहोल कांग्रेस के लिए बनने वाला है। हम बात करते हैं दूसरी तरफ कि बीजेपी और कांग्रेस की जो पार्टी है उसमें अंतर क्या है? वर्किंग स्टाइल की अगर बात करें, प्रदेश कांग्रेस की और प्रदेश बीजेपी की वर्किंग स्टाइल कैसी रहने वाली है? नहीं रहने वाली है ये तो क्या मुझे मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि क्या रहने वाली है, लेकिन किस तरह की है, इससे आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि कैसी रहेगी। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनाव के अंदर एक अजीब-सा कॉन्फिडेंस दिखाया है। कॉन्फिडेंस कैसे दिखाया है? पहले तो ये कि संगठन के पदों पर आप कितनी जल्दी नियुक्ति करते हैं, उससे राजनीतिक रूप से आप कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। दूसरा पहलू ये कि आपके उम्मीदवारों की सूची आप कितनी जल्दी जारी करते हैं और कितनी कितनी उसमें संख्या बल होता है। एक साथ 100 नाम, एक साथ 50 नाम, एक साथ 75 नाम क्या आप चुनाव लड़ने वालों के जारी कर सकते हैं। ये बताता है कि संगठन तैयार कितना है और एक तरह से कार्यकर्ताओं को भी मैसेज है, वो आत्मविश्वास है कि देखिए हमारी पार्टी ने एक साथ 100 नाम जारी कर दिए, 200 विधानसभा सीटें। कांग्रेस की कई सूचियाँ जारी होती हैं, देर रात जारी होती हैं, 25, 30, कभी 10, कभी 5, फिर टिकट बदल दिए, फिर 2। तो ये वर्किंग शैली को आप समझिए, ये कॉन्फिडेंस है, वो चुनाव जीतती है, कांग्रेस से वो चुनाव जीतती है, ऐसा नहीं है, उसका जनाधार नहीं है या भारतीय जनता पार्टी से किसी मायने में कम है, ये मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वर्किंग स्टाइल ऐसी है कि उसमें आपका प्रोसेस इतना लेंदी हो जाता है कि मैसेज पहुँचना जब जिस वक़्त पे पहुँचना होता है, राजनीति के अंदर टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, उस टाइमिंग तक वो मैसेज नहीं पहुँचता। तो ऐसे में साफ तौर पर उसका जो माइलेज मिलना चाहिए पॉलिटिकल, वो कांग्रेस को नहीं मिलता। मसलन आज पन्ना प्रमुख की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। आज बात करते हैं डोर टू डोर कैसे कार्यकर्ता हैं वो लोगों के बीच में पहुँचे। संघ, अलग-अलग विचारधारा के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह के लिए एक तरह से टॉनिक का काम कर रहे हैं। समझिए कुछ आयोजन है आपके यहाँ पे शहर में, संघ के कार्यकर्ता तमाम एक-एक मोहल्ले में डोर टू डोर निमंत्रण देंगे जिससे उनके या भारतीय जनता पार्टी के नेता उस तरह से निमंत्रण देंगे जैसे घर परिवार में कोई शादी हो।
और कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल ऐसा है कि कोई भी कार्यकर्ता है वो उस तरह से ज़मीन पे दिखता नहीं है, ख़ास तौर से अपने संगठन से जुड़े आयोजन में लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए। 4 कांग्रेसी हैं शहर के अंदर, कोई प्लान आया आलाकमान का, वो 4 ही वापस बैठ गए, धरना प्रदर्शन कर लिया, मीडिया कवरेज हो गई, ज़िंदाबाद हो गया, सब कुछ हो गया और काम खत्म। कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल के अंदर नए लोगों की एंट्री है, वो उस रूप में नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी नए लोगों की एंट्री के रास्ते वो खोल के रखती है। कांग्रेस है, उसके अंदर आप देख लीजिए आज तक चुनावी साल के अंदर भी ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियाँ अब हो रही हैं। ब्लॉक अध्यक्षों की जब नियुक्ति होती है, तो कौन करता है? सब आला कमान करता है। किसके रिकमेंडेशन पे करता है? तो प्रदेश नेतृत्व। प्रदेश नेतृत्व किसके दम पे चल रहा है? विधायकों की मर्ज़ी पर। तो आप सोचिए प्राइमरी यूनिट आपने विधायक को बना रखा है कांग्रेस के अंदर। समझिए, ये प्राइमरी यूनिट अगर ब्लॉक अध्यक्ष होता है या बूथ का कार्यकर्ता होता है, वहाँ से जब नाम चीज़ें होती हैं, कहने को तो वो सिस्टम है कि बूथ से ब्लॉक, ब्लॉक से ज़िला, ज़िले से प्रदेश स्तर पे नाम आता है, प्रदेश से नेशनल पे जाता है। लेकिन ये वाक़ई प्रोसेस फ़ॉलो नहीं होता। इसलिए हमने देखते हैं कि एक विधायक है, उसके परिवार का जो दूसरा सदस्य है, वो कोई भी पद कांग्रेस में हासिल कर लेता है। विधायक अगर पिता है, तो बेटा पीसीसी मेंबर हो जाता है, यानी अगली दाँव उसका तय हो जाता है। जो सांसद है, वो अपनी नई पीढ़ी को तैयार कर देता है। इवन जो विधायक है, वो ब्लॉक अध्यक्ष से लेके पंचायत समिति सदस्य, प्रधान जिला परिषद के मेंबर, तमाम जगहों पर अपनी टीम है, वो प्लांट करता जाता है। फिर आप कहेंगे कि कांग्रेस मजबूत है, तमाम चीज़ें तो मजबूत है, विधायक आपका मजबूत है तो कांग्रेस मजबूत है, लेकिन विधायक अगर मजबूत नहीं है, वो हार गया चुनाव, तो फिर कुछ नहीं है। तो ऐसे कई ज़िले हैं जहाँ पर ये उठापटक नज़र आई है, ये वर्किंग स्टाइल। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है वक़्त है वो तमाम व्यूअर हैं लंबे समय से हमारे साथ में कनेक्ट हैं, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। रौनक आपके भी सवाल आ गए हैं, लेकिन मैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहता हूँ। कांग्रेस और बीजेपी की वर्किंग स्टाइल का मूल आपको अंतर समझना है, तो ये समझिए कि पिछले चुनाव के अंदर कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता बगावत करके चुनाव लड़े और चुनाव जीत कर आए और उसकी तुलना में कितने कांग्रेस के जो नेता हैं, वो पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़े और चुनाव जीत कर आए। इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। कांग्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या 12 या 13 लोग हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़े। उसमें सब चुनाव जीत कर आ गए, एक इक्का-दुक्का को छोड़कर। तो आज ये बताता है कि उस वक़्त में कांग्रेस में टिकट के वितरण का दौर शायद गलत चला। जब आप जीतने वाले बंदे को टिकट नहीं दे रहे हैं, जो आपकी पार्टी का अंदर बैठा हुआ है, उसको आप पहचान नहीं पा रहे हो, आप सर्वे रिपोर्ट बनाते हो, आप कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेते हो, आप टिकट के लिए इतना मंथन होता है कि आपको लगता है कि पता नहीं कांग्रेस के अंदर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन टिकट उसको देते हो जो हार जाता है और फिर वो बंदा चुनाव जीत कर आ जाता है, फिर आपकी सरकार को सपोर्ट करता है। अब कांग्रेस के सामने द्वंद ये तो छोड़िए गहलोत, पायलट एंड ऑल ये तो चलता रहेगा, लीडरशिप का इश्यू है। मुझे ये बताइए कि जिन सीटों के ऊपर कांग्रेस ने टिकट दिया अधिकृत उम्मीदवार, उसके सामने जो कांग्रेस से बागी होकर चुनाव जीत गया निर्दलीय उम्मीदवार, ये चुनाव फिर आ रहा है, किसको टिकट देगी कांग्रेस? सबसे बड़ा सवाल है कि टिकट किसको देगी, क्योंकि पिछली बार के चुनावों के जो हालात जिस तरीके से विशाल ने बताए हैं, वो वाक़ई बताता है कि जो कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व है, आलाकमान है, टिकटों को वितरण के समय काफ़ी ज़्यादा संजीदा वो दिखाई नहीं देता है। या जिस नहीं, हम तरीके ये से नहीं कह सकते, हम रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं। प्रोसेस देखिए प्रक्रिया सबकी अपनी सही होती है। मुद्दा राजनीति में ये है कि फैसला कौन किसके हक में ज़्यादा होता है। कांग्रेस की अगर रणनीति टिकट वितरण की नहीं गलत होती, तो सत्ता में क्यों आते? अगर मतलब उसके अंदर कोई अगर पेच होता, तो सत्ता में नहीं आते, बीजेपी आती। तो कमियाँ तो बीजेपी के अंदर भी हैं और कांग्रेस के अंदर भी हैं। कांग्रेस अव्यवस्थाओं में भी जिस तरह से व्यवस्था बनाकर सत्ता में आई है कम बहुमत के बावजूद भी लेकर आए हैं, तो वो मुख्यमंत्री गहलोत का कौशल है, उनकी रणनीति है। लेकिन मैं स मुद्दा ये कह रहा हूँ कि जो हार-जीत से परे सिस्टम के अंदर जो लूपहोल्स नज़र आते हैं आम कार्यकर्ताओं के, क्योंकि हम फील्ड में तमाम इतने साल हमने देखा है, कांग्रेस के लोगों से भी संपर्क में रहा है, बीजेपी से भी रहा है, तो उसका निचोड़ क्या निकल आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम ये नहीं कह रहे कि तमाम लोग संजीदा नहीं है, सब सब लोग हैं राजनीति में हमसे ज़्यादा संजीदा हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, हम तो राजनीति का विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हार-जीत से परे सिस्टम में क्या कमियाँ हैं, हम उसको केवल एक उसके ऊपर उँगली रख रहे हैं, उसकी नब्ज़ को टटोल रहे हैं।
मतलब सिस्टम को अपडेट करना ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि तीसरा मोर्चा जो प्रदेश में है, क्या वो बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी? पहला तो तीसरा मोर्चा की शक्ल क्या है ये नहीं पता। क्या आम आदमी पार्टी चुनाव अलग से लड़ेगी? ये नहीं पता। क्या आम आदमी पार्टी गठबंधन में जाएगी? ये नहीं पता। क्या हनुमान बेनीवाल गठबंधन में जाएँगे? ये नहीं पता। क्या वो अकेले चुनाव लड़ेंगे? ये भी नहीं पता। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी एक वक़्त में कुछ इलाकों में दखल रखती थी। अब उसकी स्थिति क्या है? बीटीपी की जो ट्राइबल बेल्ट के अंदर पार्टी है, उसका रोल क्या होगा? तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि तीसरा मोर्चा हाँ, ये है राजस्थान में साल दर साल ये कोशिशें हुई हैं। अभी जो राज्यसभा सांसद हैं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले, घनश्याम तिवाड़ी। घनश्याम तिवाड़ी ने भी बगावत की थी। बिल्कुल। वो अलग पार्टी उन्होंने बनाई थी, अलग अपना सुधराया लेकिन कुछ हुआ नहीं, ज़मानत उनकी भी नहीं बची, पूरा पार्टी खड़ी ही नहीं हो पाई। हनुमान बेनीवाल ने कोशिश की है अपनी सीट वो सांसदीय वो बचा पाए हैं, अपने भाई को उन्होंने विधायक बनाया है, तमाम जो 3-4 सीटों पे उनका दखल है, वो समझ में आता है। लेकिन इससे अलग हम किरोड़ीलाल मीणा की बात करें, उन्होंने भी पार्टी बनाई थी, वो भी मात खा गए। तो आम आदमी पार्टी आई है, पिछली बार भी उन्होंने कोशिश की थी सांसद का चुनाव लड़ा था वीरेंद्र सिंह के, लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर समस्या ये है कि कोई आदमी टिकता नहीं है। जो भी आता है, महत्वाकांक्षाओं से इतना भरा होता है, राजस्थान के बारे में इतनी जानकारी की बात करता है, लेकिन आम आदमी की पार्टी की रीति-नीतियों पे अभी फिलहाल सूट नहीं हो पाता है। अब देखते हैं नवीन पानीवाल जब यहाँ पे आए थे हमारे साथ में स्टूडियो में, पंजाब केसरी में, तो यही हमारा सवाल था उनसे कि आपने राजस्थान के अंदर पार्टी के खड़े होने से पहले नेताओं में बदलाव बहुत किया है। तो ये बदलाव किस रूप में देखते हैं पुराने नेताओं जब तक आप उस नेता को शुरुआती टकराव में ही अगर वो बाहर हो जाए तो आप लगता है कि आप अपनी नीतियों को लेकर इतने दृढ़ हैं कि उसमें बदलाव नहीं चाहते और राजनीति तो फ्लेक्सिबिलिटी का नाम है। राजनीति वक़्त के हिसाब से होती है। ये बात ठीक है, सिद्धांत है, नियम है, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ी-सी गुंजाइश देनी पड़ेगी अगर किसी बंदे को आप ले आते हैं। पूनम चंद भंडारी एडवोकेट आम आदमी पार्टी के पैरोकार हुआ करते थे। रामलाल जाट हैं वो किसान पंचायत के वो पैरोकार हुआ करते थे। अब वो बिल्कुल कहीं है ही नहीं, सीन में ही नहीं, आउट ऑफ सीन है। नवीन पालीवाल कारोबारी हैं, वो लेकर आए, कितना करिश्मा करते हैं देखना होगा। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि राजस्थान के अंदर तीसरी पार्टी या थर्ड फ्रंट की कोशिशें लगातार हुई हैं। सिरे तो अब तक चढ़ नहीं पाई हैं, इतिहास ये बताता है कि सिरे नहीं चढ़ पाई हैं, दो ध्रुवीय राजनीति रही है, ओवैसी भी यहाँ पे घूम रहे हैं। तो कितना असर दिखा पाएँगे, ये अलग बात है, कितनी तैयारी के साथ आ रहे हैं। वोट कटुआ पार्टी बन के आ रहा है कोई, कोई चुनाव जीतना है। बड़ा मकसद है क्या 200 सीटों के ऊपर मुद्दा ये है कि 200 सीटों पर क्या अपने दम पर कोई पार्टी है, वो चुनाव यहाँ पर राजस्थान में लड़ने की कोशिश कर रही है, तीसरी पार्टी के रूप में। समाजवादी पार्टी है, सुना है वो तो अध्यक्ष भी अभी खोज रहे हैं कि अध्यक्ष किसको बनाएँ। तो कई चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बिखरी हुई राजनीति है थर्ड फ्रंट के लिहाज से। मुझे नहीं लगता कोई बहुत गंभीरता से उसको देखा जाना चाहिए, जब तक कि उनका खुद का मूवमेंट है, गंभीरता से ना चले। अ, आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है, उसका इंटरव्यू अगर आपको देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक हमारे इसमें मिल जाएगा वीडियो में। आप वहाँ जा कर के उस वीडियो को पूरा इंटरव्यू है पंजाब केसरी का वो आप देख सकते हैं। चलिए मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि संघ के कार्यक्रम अभी जयपुर में हो रहे हैं। आखिर क्या उसके सियासी मायने हैं? चुनावी साल में प्रदेश में संघ का बड़ा कार्यक्रम होना कितना महत्वपूर्ण है? संघ तो राजनीति से दूर है। संघ का की जो विशेषता है, वो ये है कि संघ है वो संस्कार दे देता है। आप में बीज वो इम्प्लांट कर देता है, सीड्स हैं वो इम्प्लांट कर देता है। अब आप घूमते रहिए, अपने अपनी मुहिम के तहत अपने-अपने सुविधा के अनुसार आप जहाँ बैठेंगे, आप विचारधारा की बात करेंगे। विचारधारा की बात करेंगे तो जो वोटर है, वो ज़ाहिर तौर पर अ संघ से मिलती-जुलती विचारधारा की पार्टियों के कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ में जुड़ेगा। तो संघ की कार्यशैली अलग है और उनकी चुनाव की बजाय वो एक दौर की राजनीति करते हैं, कि कैसे दौर बदला जाए। उसके अंदर जो चुनाव है ऑब्वियसली उसका हिस्सा हो ही जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से अघोषित रूप से बूस्टअप मिलता है, संघ की गतिविधियाँ अगर बढ़ती हैं, उस तरह का थॉट प्रोसेस अगर बढ़ता है, तो उसका बेनिफिट अगर किसी पार्टी को मिलता है, तो ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन संघ है आप ये नहीं कह सकते कि मोहन भागवत जी हैं वो केवल राजस्थान चुनाव के लिए जयपुर के अंदर कार्यक्रम है, ऐसा नहीं है। उनका अपना शेड्यूल होता है और पूरे देश की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ उसके अंदर विकसित होती है। एक राज्य की बात नहीं होती। लेकिन हाँ, ऐसे आयोजनों से, ऐसे मूवमेंट से
एक पॉलिटिकल मोमेंटम है वो बनता है। सामाजिक दायरे से निकलकर एक राजनीतिक ओपिनियन बनती है। राजनीतिज्ञों की अपनी प्रत्यक्ष भूमिका तो होती है। तो संघ लगातार इसमें लग रहा है कई अलग संगठन हैं उनके, वो लगातार इस रूप में राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं, विचारधारा के लिहाज से। हमने देखा अभी सुधांशु त्रिवेदी आए थे, कपिल मिश्रा आए थे। कपिल मिश्रा का बहुत विस्तारित इंटरव्यू हमने पंजाब केसरी के ऊपर अपलोड कर रखा है, उसको ज़रूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि अ, भारतीय जनता पार्टी के नेता और संघ और ये तमाम लोगों के हैं, वो किस रूप में थॉट प्रोसेस रखते हैं, राजस्थान में किन मुद्दों को वो उठाना चाहते हैं। तो बड़ा व्यापक दायरा है संघ का, लेकिन कोशिशें वो लगातार उस रूप में है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस विचारधारा के करीब लाया जाए और अलग-अलग समूह हैं, चाहे रियल एस्टेट कारोबारी हों, चाहे अलग-अलग लोग हैं, उनके साथ में, डॉक्टर्स के साथ में। अ, आपको याद होगा डॉक्टर्स हड़ताल में मुख्यमंत्री ने आइडेंटिफ़ाई करके कहा कि संघ के कुछ लोग हैं डॉक्टर्स हैं, जो समझौता नहीं होने देना चाहते। तो वो उनकी भूमिका उस रूप में रहेगी, वो वैचारिक रूप से इतने दृढ़ रहे हैं कि सरकार की नीतियों के अंदर दखल डालने की वो कोशिश करेंगे, अपने अपने तरीके से। इसको दखल शब्द ये तो नहीं होगा, हस्तक्षेप मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा शब्द है कि वो कोशिश करेंगे कि नीतियों को अपने मुताबिक वो ढाला जा सके, अपने उनके लोग हैं, उनका वर्चस्व बना रहे। तो मुझे लगता है उनकी भूमिका इससे ज़्यादा उस रूप में नहीं है। बड़ा पर्सपेक्टिव है, राजस्थान चुनाव छोटा है, लेकिन हाँ, राजस्थान के अंदर कार्यकर्ता प्रेरित हो जाएँ, कुछ लोग उस रूप में प्रेरित होके और अ, भारतीय जनता पार्टी के साथ अप्रत्यक्ष रूप से मदद में और जुट जाएँ, तो एक ये बेनिफिट हो सकता है। लेकिन बड़ा मकसद मुझे नहीं लगता है राजस्थान के अंदर आरएसएस का चुनावी राजनीति को लेकर। मतलब कुल मिला के कहा जाए कि विचारधारा पे संघ है वो लगातार काम करता है और आगे शायद करता भी रहेगा। फिलहाल विशाल जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तमाम राजस्थान की राजनीति कैसी रहेगी, कैसी वर्तमान में है, तीसरा मोर्चा कितना सक्सेस हो पाएगा, इन तमाम बातों पर हमने बात करी। फिलहाल ट्रेंडी टॉक में अभी के लिए इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए आप लगातार जुड़ते रहिए और जुड़े भी रहिए पंजाब केसरी के साथ।